हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन कर रहे हैं और 4 के अंतर्गत हम लोगों ने टॉपिक उठाया है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने मनोवृत्ति को स्टार्ट किया है। मनोवृत्ति के अंतर्गत हम लोगों ने परिभाषा को जाना, प्रकार को जाना और व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको भी समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हम लोगों ने इस चीज को भी समझा है कि आखिर मनोवृत्ति के परिवर्तन में अवरोधक किस तरीके की भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति की मनोवृत्ति क्यों परिवर्तित नहीं होती है। आइए आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि आखिर यदि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है तो आप किस तरीके से संप्रेषण करें कि उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाए। अर्थात जब आपके संदेशों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रबोधन या अनुनयात्मक संप्रेषण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रबोधन या अनुनयात्मक संप्रेषण। अर्थात आप किस तरीके का संप्रेषण करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है या उसके व्यवहार में आप अपने अनुसार परिवर्तन ला देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? प्रबोधन या अनुनयात्मक संप्रेषण कहा जाता है। यदि हम परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा में सिकार्ड एवं बेकमैन कहते हैं कि किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति की मनोवृत्ति या उसके व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु प्रेषित की गई सूचना क्या कहलाती है? अनुनयात्मक या प्रबोधन संप्रेषण कहलाती है। ध्यान रखना, उसकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए आप जो सूचना का प्रेषण करते हैं, जो सूचना को प्रेषित करते हैं, उसे ही कहा जाता है प्रबोधन या अनुनयात्मक संप्रेषण। अब यहां बात आती है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो यह होता है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के विचारों एवं मनोवृत्ति को संप्रेषक की इच्छाओं के अनुसार बदलना। अर्थात यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप स्थानीय लेवल पर जाते हैं, आप वहां पर कार्य करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वह उस स्थानीय स्तर पर लागू कराना है, लेकिन वहां के लोग आपका विरोध कर रहे हैं या उस योजना का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यहां पर डैम बन रहा है तो ये डैम हमें नहीं बनवाना है, या फिर यहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है तो हमें ये सड़क नहीं बनवानी है। जब वह इस तरीके का विरोध करते हैं, उनकी मनोवृत्ति उस प्रोजेक्ट के तहत नकारात्मक होती है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए उनकी नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में बदलना होता है। तो उसकी मनोवृत्ति या उन लोगों की मनोवृत्ति नकारात्मक से हम सकारात्मक में किस तरीके से बदलें, किस तरीके से हम संप्रेषण करें कि वह हमारी ओर आकर्षित हो जाएं, हमारी बातों को सुनने के लिए राजी हो जाएं और हमारी बातों को अमल में लाएं और हमारी बातों को मानें और उस योजना को पूर्ण होने में सहायता करें। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें प्रबोधन, संप्रेषण या अनुनयात्मक संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और यही होता है उसका उद्देश्य कि जो संप्रेषक होता है वह अपने अनुसार सामने वाले व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों को बदल दे। बात करते हैं कि आखिर प्रबोधन और संप्रेषण में अंतर क्या होता है। प्रबोधन को पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहा जाता है और संप्रेषण को सिर्फ कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्रबोधन में क्या होता है कि प्रेषित सूचनाओं के द्वारा व्यक्ति के विचारों और मनोवृत्ति को आपेक्षिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। मतलब आप जिस दिशा में उसे मोड़ना चाहते हैं या जिस दिशा में व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिशा में समर्थन प्राप्त करने के लिए आप सूचनाओं को क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं। प्रेषित करना मतलब भेजना होता है। आप सूचनाओं को भेजते हैं, सामने वाला सुनता है, उनको अमल में लाता है और अपनी मनोवृत्ति को आपके अनुसार परिवर्तित कर देता है। परंतु संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण में संप्रेषण का आशय सिर्फ और सिर्फ संदेश या विचारों को व्यक्ति तक क्या होता है? पहुंचाना होता है। उन संदेश के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति परिवर्तित कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप साइंस में पढ़ते हैं, विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, साइंस टेक में पढ़ते हैं, तो आप कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, संप्रेषण को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर विभिन्न माध्यमों के माध्यम से आपके यहां संदेशों को पहुंचाया जाता है। लेकिन जब आप एथिक्स का अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर प्रबोधन संप्रेषण को पढ़ना होता है।
परस्युएसिव कम्युनिकेशन को पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप सूचनाओं को तो पहुंचाते हो, लेकिन उन सूचनाओं को पहुंचाने का जो उद्देश्य होता है वह होता है सामने वाले की मनोवृत्ति और व्यवहार को अपने अनुसार परिवर्तित करा देना, अपनी बात सामने वाले से मनवा लेना, जबरदस्ती या दबाव के साथ नहीं, वह अंतः रूप से, आंतरिक रूप से उन बातों को अमल में लाए, उन बातों का समर्थन करे। तो वह क्या कहलाता है? अनुनयात्मक संप्रेषण कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि जो प्रबोधन या अनुनयात्मक संप्रेषण होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता देखते हैं तो यह आपेक्षिक दिशा में व्यवहार परिवर्तन करने की क्या है? सुनियोजित पद्धति है। सुनियोजित पद्धति का मतलब क्या होता है? इसमें आपको कुछ तथ्य दिए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर सामने वाले की किसी मत के प्रति जो मनोवृत्ति होती है उसे पहले खत्म किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी करेले के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति है, वह करेला पसंद नहीं करता, उससे दूरी बना के रखता है, लेकिन आपको क्या करना है? उसको करेले का जूस पिलाना है या करेला खिलाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसको करेले के विषय में जानकारी प्रदान कराएंगे। जानकारी ऐसी होंगी, पुख्ता होंगी, डॉक्टर के द्वारा दी जाएंगी ताकि उसके मन पर इफेक्ट पड़े। मतलब एक सुनियोजित पद्धति चल रही है। पहले आपने उसको एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक ऊंचा पद रखता है, उसके द्वारा आपने सूचनाओं को प्रदान किया। जो सूचनाएं थी वो कैसी थी? बहुत ही पुष्ट थी या तथ्यों के आधार पर जिनको परखा गया था, ऐसी सूचनाएं थी। तो वह उन सूचनाओं को क्या करता है? स्वीकार करता है। स्वीकार करने के साथ ही वह अपनी मनोवृत्ति जो करेले के प्रति नकारात्मक थी, उस मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित कर लेता है और वह करेले का जूस पीने लगता है। तो ये क्या होती है? एक पद्धति होती है, सुनियोजित पद्धति होती है, जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने अनुसार ढाल देते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो इसकी प्रभाविकता संप्रेषक और संप्रेषण की विषय वस्तु की विशेषताओं से प्रभावित होती है। अर्थात संप्रेषक की विषय वस्तु की विशेषताएं कैसी हैं और संप्रेषण का जो माध्यम है वो किस तरीके का है, इन दोनों से ही यह प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? प्रबोधन संप्रेषण की पद्धति। अगली विशेषता, इस पद्धति में सूचनाएं तार्किक एवं आधिकारिक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। अर्थात सूचनाएं इस तरीके की आपको दी जाएंगी जो कि तर्क के आधार पर खरी उतरी हों, जिनमें जो तथ्य हों वह उचित हों या उचित माध्यमों से लिए गए हों, और इन्हें आधिकारिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति उनको स्वीकार कर ले। तो यह भी इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं ये साधारण नहीं होती, तार्किक एवं आधिकारिक रूप से प्रयुक्त की हुई होती हैं। अगली विशेषता की बात करें तो इसमें लोगों तक सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पद्धति प्रयुक्त में लाई जाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति क्या होती है? या तो आप डायरेक्ट ही उसको संदेश दें या किसी और के माध्यम से संदेश प्रदान कराएं या किसी और उदाहरण के माध्यम से उसे संदेश प्रदान कराएं। तो जो पद्धति होती है वो दोनों प्रकार से कार्य करती है। या तो आप उसे प्रत्यक्ष रूप से उसे परिवर्तित कर दें उसकी मनोवृत्ति को, या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित कर दें। अगली विशेषता, ऐसी सूचनाओं से दर्शकों या श्रोताओं में ग्रहणशीलता बढ़ती है। प्रबोधन संप्रेषण के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं उससे जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो दर्शक होता है, जो श्रोता होता है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी प्रेषण को, आपके संदेश को सुन रहा है, उसकी ग्रहणशीलता बढ़ती है। वह उन विचारों को स्वीकार करने लगता है और आपके अनुसार अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने लगता है। इस विधि में सूचनाओं या प्रचारों को और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के नाम का भी या उनके साथ भी उसको जोड़ा जाता है, उस संदेश को जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या होता है? यदि आपको सामने वाले की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है तो प्रबोधन संप्रेषण की यह विशेषता होती है कि वह किसी भी संदेश को किसी महान व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। वर्तमान का बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे कि कोरोना वैक्सीन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए और कोरोना में लॉकडाउन जो शब्द उपयोग हुआ था या लोगों से अपील की गई थी कि आप घरों से आवश्यक काम पर ही बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, बार बार हाथों को सैनिटाइज कीजिए। इसका संदेश किसके द्वारा दिया गया था? अमिताभ बच्चन के द्वारा प्रदान किया गया था, ताकि एक महान हस्ती है अमिताभ बच्चन और वो यदि लोगों को कोई संदेश देता है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि पोलियो की 2 बूंद, इसका संदेश भी किसके द्वारा दिलाया गया? अमिताभ बच्चन के द्वारा।
जैसे सरकार ने टॉयलेट बनवाने के लिए विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। विद्या बालन ने एक स्लोगन दिया था कि जहां सोच वहीं शौचालय, जिसके माध्यम से लोग प्रभावित हुए। लोगों को लगा कि नहीं, ये जो पर्सन कोई बात कह रहा है तो वह कुछ आधार पर ही कह रहा है। अर्थात व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित कराने के लिए यह भी एक इसकी विशेषता होती है कि इसे एक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा बचपन में बहुत गुड़ खाता है। उसकी माँ उसको बार बार रोकती है कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से जो होते हैं दांत खराब हो जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। वो बच्चा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो संप्रेषण किया जा रहा था, जो प्रबोधन संप्रेषण था, वो प्रबोधन संप्रेषण ना होगा, सिर्फ और सिर्फ संप्रेषण था, कम्युनिकेशन था, जो माता के द्वारा अपने बच्चे को दिया जा रहा था। बच्चा उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। माता महात्मा गांधी जी के पास जाती है, महात्मा गांधी जी से बोलती हैं कि आप मेरे बच्चे को बोल दीजिए कि गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो गांधी जी ने बोला इससे क्या होगा? माता ने बोला कि आप एक महान आत्मा हैं, एक महात्मा हैं, आप एक ऐसे स्तर पे हैं कि आपकी बातों को कोई नकार नहीं सकता। आप सत्य को सत्य बोलेंगे तो लोग सत्य समझेंगे, और असत्य को भी यदि सत्य बोलेंगे तो लोग उस असत्य को भी सत्य मान लेंगे। गांधी जी बोलते ठीक है, एक हफ्ते के बाद उसे ले आओ। बोले एक हफ्ते के बाद क्यों, कल क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अभी मैं खुद गुड़ खाता हूं, यदि मैं ऐसा कम्युनिकेट करूंगा, ऐसा कम्युनिकेशन दूंगा सामने वाले बच्चे को कि मैं खुद वो कर्म कर रहा हूं और सामने वाले से छोड़ने की बात करूंगा, तो क्या वह मेरी बातों को मानेगा? नहीं मानेगा। बोलते हैं पहले मैं खुद गुड़ खाना छोड़ दूं, फिर सामने वाले को बताऊंगा। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रबोधक संप्रेषण होता है उसमें एक जो उच्च आवृत्ति का व्यक्ति होता है, एक जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, वो भी उन मूल्यों का पालन करता है, तभी सामने वाले को वैसे संदेश देता है और सामने वाला उन मूल्यों का पालन करने का अनुग्रह करता है। तो इसमें क्या होता है, एक हफ्ते बाद जाती है, गांधी जी बोलते हैं कि बच्चा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, गुड़ नहीं खाना चाहिए। और गांधी जी के इस संप्रेषण से जो संप्रेषण था वह प्रबोधक संप्रेषण बन जाता है और बच्चा क्या करता है, गुड़ खाना छोड़ देता है। इसलिए इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसे क्या होता है, विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी जोड़ दिया जाता है। बात करते हैं प्रबोधक संप्रेषण के निर्धारक क्या क्या हैं। आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रबोधक संप्रेषण को निर्धारित करते हैं? तो इसके दो निर्धारक हैं, एक आरंभिक दृष्टिकोण होता है और एक होता है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। अब ये क्या होते हैं? आरंभिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले इसकी क्रियाविधि को समझा जाता है कि आखिर हम किस तरीके से संप्रेषण करें, किसके द्वारा करें, कौन से संदेश हों और क्या माध्यम हो, वो प्रारंभिक होता है। एक होता है संज्ञानात्मक, इसमें हम प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि आखिर प्रक्रिया होगी कैसी। देखते हैं हम आरंभिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कि इस दृष्टिकोण में प्रबोधक संप्रेषण द्वारा होने वाला परिवर्तन 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर निर्भर करता है? 4 कारकों पर। कौन कौन से हैं? एक है प्रबोधक संप्रेषण कर्ता कौन है, आखिर अनुनयात्मक कर्ता है कौन, किसके द्वारा संदेश भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात आती है संप्रेषण की विषय वस्तु क्या है, क्या आप जो संप्रेषण करना चाह रहे हो वो सामने वाले के लिए उपयोगी है या नहीं है, या साधारण है या बहुत अच्छी है, माध्यम क्या है। दूसरा होता है लक्षित या श्रोता समूह कैसा है, जो आप संदेश देने वाले हैं सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं, ये भी बात है। दूसरा, आप जिस स्तर के संदेश दे रहे हैं क्या वह सामने वाले व्यक्ति के स्तर के हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, लक्षित या श्रोता समूह किस तरीके का है। और चौथे में संप्रेषण की प्रविधि क्या है, अर्थात किसके माध्यम से संप्रेषण किया जा रहा है, मौखिक है, मुखोन्मुखी है, चलचित्र के माध्यम से है या संदेश के माध्यम से है। तो ये क्या आते हैं, ये आरंभिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि संप्रेषण कर्ता कौन है, संप्रेषण की विषय वस्तु क्या है, संप्रेषण में जो लक्षित है या जो श्रोता है जिसकी मनोवृत्ति हमें परिवर्तित करनी है वह कौन है, और संप्रेषण की विधि क्या है, किसके माध्यम से हम सामने वाले की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं या उस प्रक्रिया को बल दिया जाता है कि संप्रेषण किस तरीके से हो रहा है, अर्थात इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने और उस पर बल दिया जाता है कि उसकी प्रक्रिया किस तरीके की है। इसमें इस दृष्टिकोण का केंद्रीय प्रश्न है कि प्रबोधक संप्रेषण कैसा होता है, अर्थात प्रबोधक संप्रेषण होता कैसे है, इसका अध्ययन हम संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं।
तो ये क्या है, निर्धारक हैं। इस निर्धारक के अंतर्गत हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं और उनको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर संप्रेषणकर्ता कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, विषय वस्तु किस तरीके की होना चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, श्रोता किस तरीके का हो, ताकि हम अपने संप्रेषण के माध्यम से सामने वाले पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकें, उसकी मनोवृत्ति को उतनी आसानी से हम परिवर्तित कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि हम यदि सामने वाले की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो क्या उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें श्रोता के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, उसके ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी प्रविधि अपनाएं और साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं संप्रेषक अनुनयनकर्ता कैसा होना चाहिए। पहला होता है कि जो उच्च विश्वसनीयता वाले संप्रेषक होते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया था कि जो उच्च विश्वसनीयता वाले संप्रेषक होते हैं वह मनोवृत्ति परिवर्तन में क्या करते हैं, अधिक सफल होते हैं। वह उतने आसानी से लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर देते हैं। यहां पर मैंने बहुत अच्छा सुंदर सा उदाहरण दिया है जिसमें लिखा है कि यदि एनर्जी ड्रिंक का आपको विज्ञापन कराना है तो एक साधारण व्यक्ति की जगह यदि आप एक खिलाड़ी से क्या कराते हैं, उसका विज्ञापन कराते हैं तो लोगों में उसका इफेक्ट बहुत अधिक होगा। जैसे कि एक उदाहरण सबसे अच्छा है ड्यू का उदाहरण। ड्यू की आप वीडियो देखते हो जिसमें ऋतिक रोशन बोलता है कि डर के आगे जीत है। वो इस तरीके से स्टंट दिखाता है कि आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में ये बंदा जो कर रहा है वो सही है, अर्थात इसको पीकर हमारे अंदर भी इतनी ताकत आ जाएगी। तो आप क्या करते हो, उस चीज को अप्लाई करने लगते हो, अपनी मनोवृत्ति को ड्यू के प्रति धनात्मक कर लेते हो, आप उसको पीना चालू कर देते हो। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें, कोई प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर है, प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर कोई ड्रिंक की विज्ञापन करे ड्रिंक का और बोले कि आप इस ड्रिंक को पीजिए, आप मेरी तरह क्रिकेट खेलने लगेंगे, तो व्यक्ति को लगेगा कि यार इस ड्रिंक को पीने से एनर्जी आती है और मैं इतना एनर्जेटिक बन जाऊंगा कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट भी खेलने लगूंगा। तो लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को ग्रहण करने लगेंगे। यदि कोई मरियल सा व्यक्ति जाए और उस एनर्जी ड्रिंक की विज्ञापन करे, बोले कि नहीं इस एनर्जी ड्रिंक को पियो, आप मेरे जैसे बन जाओगे, तो क्या आप उसको पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी है वो खुद ही मरियल है, वो खुद ही सिंगल हड्डी है। तो जब बलिष्ठ पहलवान या कोई खिलाड़ी इस तरीके का विज्ञापन करेगा तो आपके मन पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, और यदि कोई साधारण व्यक्ति करेगा तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। अर्थात अनुनयात्मक जो संप्रेषण करता होता है, संप्रेषक होता है, वह कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। वो इस तरीके का होना चाहिए कि लोगों पर उसका भरोसा, लोगों का उस पर भरोसा बहुत ज्यादा हो। दूसरी बात, इसके अलावा जो संप्रेषक व्यक्ति होता है उसमें व्यक्तिगत आकर्षकता भी बहुत होनी चाहिए। आकर्षकता मतलब कैसे? उदाहरण हम कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि सलमान खान है, ऋतिक रोशन है, जो एक्टर हैं, वो यदि किसी एनर्जी ड्रिंक की ऐड करते हैं, कोई प्लेयर जो होता है वो एनर्जी ड्रिंक का ऐड करता है, विज्ञापन करता है, तो उससे क्या होगा, लोगों पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत बलिष्ठ होता है और हमें लगता है कि इन चीजों को खाकर पीकर हम भी ऐसे ही बलिष्ठ बन जाएंगे। दूसरा, यदि कोई शॉप है, कोई साबुन है या कोई क्रीम है, यदि हमें उसकी ऐड करानी है, हमें लोगों की मनोवृत्ति उस क्रीम के प्रति धनात्मक करनी है कि व्यक्ति फेयर लवली का उपयोग करने लगे, फेयर हैंडसम का उपयोग करने लगे या फिर लक्स साबुन का उपयोग करने लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप किसी भद्दे से व्यक्ति को या भद्दी सी औरत को या लड़की को खड़ी कर दोगे और बोलोगे कि, और वो यदि ऐड करती है और कहती है कि आप इस क्रीम को लगाइए आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, तो आपके मन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि खुद तो सुंदर नहीं है, हमें सुंदर कैसे करेगी। समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या किया जाता है, व्यक्ति की आकर्षकता को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है जो खुद ही स्वयं ही सुंदर हो, और यदि वो कहेगा कि ये क्रीम लगाने से, ये साबुन लगाने से आप मेरे जैसे बन जाओगे, तो सामने वाला क्या करता है, अपनी मनोवृत्ति को उस प्रोडक्ट के प्रति क्या कर लेता है, धनात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित कर लेता है और उस प्रोडक्ट का उपयोग करने लगता है। जैसे यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण है कि सौंदर्य प्रसाधन का कोई विज्ञापन है, यदि हम मैरी कॉम की बजाय प्रियंका चोपड़ा से कराएं, क्यों? प्रियंका चोपड़ा में खूबसूरती किसकी अपेक्षा, मैरी कॉम की अपेक्षा। कैसी खूबसूरती? शारीरिक खूबसूरती। कैसी है? ज्यादा है, तो लोग उसको ज्यादा अप्लाई करेंगे। मैरी कॉम यदि उसको करती है तो मैरी कॉम को ज्यादा व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैरी कॉम यदि एनर्जी ड्रिंक की ऐड करती है और यदि प्रियंका चोपड़ा करती है तो लोग किसको अप्लाई करेंगे? लोग मानेंगे मैरी कॉम की बात को, वहां प्रियंका चोपड़ा की बात को नहीं मानेंगे। अर्थात व्यक्ति का जो आकर्षक
आकर्षकता है, शरीर की बनावट है, वह भी सामने वाले की मनोवृत्ति परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाती है। संप्रेषक की आकर्षकता में समानता का कारक, समानता के कारक द्वारा भी वृद्धि होती है। जैसे कि एक समानता भी होनी चाहिए, जैसे कि एज की समानता। यदि आपको बच्चों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्टून के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना होगा। जैसे कि बालवीर, बालवीर के द्वारा आप यदि बोलोगे कि नहीं चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने समकक्ष व्यक्ति को, समकक्ष कार्टून को देखना पसंद करते हैं, ना कि किसी और को। यदि ऋतिक रोशन उससे जाके बोलेगा कि आप कार्टून मत देखिए, आप चॉकलेट मत खाइए, वह उसकी बात का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो ऋतिक रोशन को जानता है और ना ही सलमान खान को। वो जानता है किसे, बालवीर को जानता है। और यदि बालवीर उससे बोल देता है कि नहीं चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, हमें पढ़ाई अधिक करना चाहिए, बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, तो बच्चों की मनोवृत्ति पर उसकी बातों का प्रभाव बहुत अधिक होगा। इसलिए क्या है, एक एज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बात यहां आती है कि अनुनयनकर्ता कैसा होना चाहिए, संप्रेषक कैसा होना चाहिए। तो संप्रेषक विश्वसनीय होना चाहिए, जो व्यक्तिगत आकर्षकता उसमें होनी चाहिए, दूसरा एज के अनुरूप होना चाहिए। ये तीनों विशेषताएं उसके अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि संप्रेषक की विषय वस्तु कैसी होना चाहिए। आखिर कैसे हम संदेश सामने वाले को पहुंचाएं कि उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाए। तो वह संदेश अधिक प्रभावी होता है जो श्रोताओं की भावनाओं को आंदोलित या उत्तेजित करता है। अर्थात आप ऐसे संदेश यदि सामने वाले को देते हैं जिससे उसको लगता है कि मेरी जो दिनचर्या चल रही है, मेरी जो जिंदगी चल रही है, वो अचानक से परिवर्तित हो जाएगी और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो यदि आप ऐसे संदेश देते हैं कि वह उसकी भावनाओं को एकदम क्या कर दे, उत्तेजित कर दे, एकदम आंदोलित कर दे, तो ऐसे संदेश उसको ज्यादा प्रभावकारी होते हैं, उसकी मनोवृत्ति की परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जब किसी डर के साथ भावनात्मक आग्रह जुड़ा होता है तब वह ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, यदि आप संदेश सीधी सीधी बात करते हैं, आपने बोला कि डेली डेली चाय नहीं पीना चाहिए, चाय मत पिया करो, उससे एसिडिटी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या आपकी बातों को मानेगा? नहीं मानेगा। आपके संदेश से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी आपने बोला कि अरे वो सामने वाले का पेट खराब हो गया था, 4 दिन से उठ नहीं पाया, बेड पे डला हुआ है, वो सामने वाला बोलेगा क्या हो, अरे उसको एसिडिटी हो गई है। बोले एसिडिटी हो गई है, कैसे हो गई? बोले चाय पीता था सुबह उठ के, चाय पीने से ऐसी हालत हो जाती। तो क्या होगा, ये संदेश जो है सामने वाले में एकदम डर के साथ गया कि यदि हम चाय पिएंगे तो हमारी स्थिति भी सामने वाले जैसी हो जाएगी। तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी मनोवृत्ति को चाय के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित कर लेगा और चाय पीना कम करता जाएगा धीरे धीरे। यदि आप सीधे सीधे बोलेंगे तो वह उसको नहीं मानेगा। इसमें हमने बोला है कि दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंदोलित तो होना चाहिए, उत्तेजित करने वाला होना चाहिए, उसमें डर का समावेशन होना चाहिए, लेकिन डर किस मात्रा में हो यह भी ध्यान रखना चाहिए और डर के बाद उसे समाधान भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो आखिर समझते हैं कि दो बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात है, भावनाएं अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी भी तीव्र ना हो कि सामने वाला उसको स्वीकार ही ना कर पाए, उसको देखना ही बंद कर दे। तो अत्यधिक तीव्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीव्र भावनाएं हमारी सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। अगर भावनाएं ज्यादा भयावह होंगी तो लोग उस संदेश को देखना ही बंद कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ऐड चलती है, जब आप कभी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर एक लड़का होता है जिसको कैंसर हो जाता है सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से। तो बोला जाता है कि इसका मतलब सीन ऐसा दिखाया जाता है, आपको संदेश ऐसा दिखाया जाता है कि आप उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। आपकी इच्छा ही नहीं होती कि उस संदेश को आप देखें, आगे बढ़े वो संदेश। क्यों? किसी का जबड़ा कटा हुआ है, किसी की जीभ कटी हुई है, किसी का मुंह कटा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, जब वह ज्यादा आंदोलित यदि ऐसा कोई संदेश होता है तो आप उसको देखना बंद कर देते हैं। अर्थात यदि आपको सामने वाले की मनोवृत्ति परिवर्तित करनी है तो अपना संदेश आंदोलित तो करना है, लेकिन इतना भी आंदोलित या इतना भी डर के साथ नहीं प्रस्तुत करना है कि सामने वाला उससे दूरी बना ले। करिए, लेकिन उसमें थोड़ा डर होना चाहिए, और डर के साथ साथ उस डर को खत्म करने के लिए आपको आग्रह भी होना चाहिए, उसका समाधान भी आपको प्रस्तुत कराना चाहिए। कैसे? जैसे यदि भावनात्मक आग्रह के बाद व्यक्ति को समाधान बताए जाएं जिससे कि वह अपने डर को दूर कर सके, तो ऐसा भावात्मक आग्रह क्या होता है, ज्यादा सफल होता है। जैसे कि एक
आप टीवियों में देखते हैं, बहुत प्यारी सी ऐड आती है कि 7 दिन से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। अमिताभ बच्चन इसकी ऐड करते हैं। वो एक रिक्शा में जाते हैं और एक रिक्शा वाला जो होता है बार बार खांसता है, तो बोलते हैं क्यों भाई साहब, क्या है, खांसी कब से चल रही है, कहीं 7 दिन से ज्यादा तो नहीं हुई? सामने वाला बोलता है कि हाँ साहब 7 दिन से ज्यादा हो गए। बोले चेक कराओ, 7 दिन से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, टीबी हो सकती है। अर्थात उसको डराया तो कि आपको जो खांसी है वो कहीं ऐसा ना हो कि टीबी में परिवर्तित हो जाए। ये नहीं बोला कि टीबी ही है। यदि उसको बोल देते टीबी ही है तो वह उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देता। तो उन्होंने क्या बोला कि टीबी हो सकती है, आप जाइए सरकारी अस्पताल जाइए, उसका इलाज भी संभव है यदि आप इसकी टैबलेटों का उपयोग दिन प्रतिदिन के आधार पर करते हैं, उसका पूरा कोर्स करते हैं, तो इसको मिटाया भी जा सकता है। अर्थात यदि आपको खांसी बहुत ज्यादा चल रही है तो आप सबसे पहले इसका चेकअप कराइए, आप इस घर पर मत बैठे रहिए। अर्थात क्या समझने की बात यह है कि जो संप्रेषण की विषय वस्तु है वो डर के साथ तो होना चाहिए, लेकिन डर अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप संदेश दे रहे हैं, जो डर आप पैदा कर रहे हैं, उसका समाधान भी आपके संदेश में होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला आपके संदेश को स्वीकार करे और अपनी मनोवृत्ति आपके अनुसार परिवर्तित करे। तो क्लियर है, संप्रेषक की विषय वस्तु को समझ में आया कि कैसी होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि आखिर संप्रेषक का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो एक होता है मुखोन्मुखी अनुनयन, या मुख के माध्यम से, या फिर आमने सामने की स्थिति में संप्रेषण। आप सामने खड़े होते हैं, आप सामने वाले से बात करते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो जब आप सामने खड़े होकर संदेश देते हैं तो आपके हाव भाव सामने वाले पर इफेक्ट डालते हैं। आपका आई कांटेक्ट जो होता है, जो आंखों से बात करने का नजरिया होता है, आंखों में आंखें मिला के आप बात करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि नहीं, जो सामने वाला बात कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, और वो क्या करता है, आपके अनुसार अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि उदाहरण में बच्चों के व्यवहार परिवर्तन पर शिक्षकों के विचारों या सुझावों का प्रभाव अधिक पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वह क्या करता है, वो मुखोन्मुख आमने सामने का संप्रेषण करता है, बच्चों को समझाता है, दिन प्रतिदिन उनके सामने रहता है, उनके आदर्श बनकर उभरता है, और माध्यम जब सामने सामने होता है तो उसका इफेक्ट बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। संप्रेषण के चेहरे, जो संप्रेषक होता है उसके चेहरे के हाव भाव, उसके अंगों की गतियां, आंखों के संपर्क से भी क्या होता है, सामने वाला प्रभावित होता है। इसीलिए जब कभी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप कभी कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाले की नजरों में नजरें मिला के कहिए। आप जब बात कह रहे हैं तो अपने शरीर के जो हाव भाव हैं उनके साथ प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ भी चलते हैं किसी बात पर, मेरा मुंह भी चलता है, मेरी आंखें भी चलती हैं। यदि मैं ऐसे खड़े होकर बस बोलते जाऊं तो क्या इस चीज का इफेक्ट आप पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या समझाना चाह रहा है। अर्थात क्या होना चाहिए, जो चेहरे के हाव भाव हैं, उसके अंगों की गतियां हैं, उसके आंखों का जो कांटेक्ट है, जो आंखों का संपर्क है, वो बहुत सही होना चाहिए, और इसके माध्यम से भी क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है और अपनी मनोवृत्ति सामने वाले के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर देता है। एकांत की तुलना में अधिक लोगों के मध्य संदेश दिया जाए तो वो भी बहुत प्रभावकारी होता है। आपने सुना होगा कि आपने खुद ने देखा होगा कि आपको यदि कोई व्यक्ति पर्सनल गाइड करता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी क्लास में जाकर पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लोग ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास को प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, देखिए, जो पढ़ाने का तरीका वो यही रहता है, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, यही चीजें पढ़ाई जाएंगी, यही सब कुछ होता है। लेकिन एक बहुत सारे लोगों के मध्य जब आप बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जो चीज दी जा रही है वो बहुत अच्छी दी जा रही है, और आमने सामने के माहौल को देखकर आप पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। लेकिन यही बात जब हम यहां पर बोर्ड के सामने आपको मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, आपको लैपटॉप पर पढ़ा रहे हैं, तो उससे इफेक्ट थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, आपको लगता है कि हम सिर्फ अकेले ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए जब भी संप्रेषण होता है, संप्रेषक होता है, वह एकांत की तुलना में अधिक लोगों के मध्य अधिक होता है। आप बस ध्यान रखिए कि यही जो संप्रेषण का माध्यम है, इसी के आधार पर जो फीस है उसमें अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। जहां 10 से 12 हजार में ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, वहीं 1 से 1.5 लाख रुपए में ऑफलाइन में वही चीज आपको पढ़नी पड़ती है। यही चीज आप जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो आपको इसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो 10 से 12 हजार 15 हजार में आपकी फीस हो जाती है, और वही चीजें जो आप 1.5 लाख में पढ़ रहे हैं वही कम में पढ़ लेते हैं। यहां पर
बस अंतर इतना है कि आप जो है आपको लोगों के मध्य नहीं बैठाया जाता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम कट गए हैं और सामने वाला टीचर ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाता है और टीवी पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाता। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, होता वही है जो आपको ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है वही ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होती हैं? संप्रेषक के माध्यम की विशेषताएं होती हैं। आइए हम देखते हैं कि श्रोता या लक्षित व्यक्ति में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कैसा व्यक्ति होगा कि उसकी मनोवृत्ति को हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, या किस व्यक्ति के हम मनोवृत्ति को आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी आप संप्रेषण करेंगे, आप अपना संदेश सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम संदेश दे किसको रहे हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है तो आप उसके सामने तर्कों के माध्यम से बात रखेंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है तो आप उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे। यदि आप मूर्ख के सामने तर्कों की बात करेंगे तो उस पर कोई अंतर नहीं होगा और कहावत वो सिद्ध हो जाएगी कि भैंस के सामने बीन बजाना। तो यहां पर क्या होता है, श्रोता को या लक्षित व्यक्ति को भी ध्यान में रखा जाता है कि आखिर उसके ज्ञान की क्षमता कितनी है। प्रबोधन संप्रेषण की सफलता श्रोता की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि आखिर वो किस प्रकृति का है। साथ ही साथ जो श्रोता है यदि आक्रामक प्रकृति का होता है तो वह क्या होता है, कम प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको संदेश देते हैं तो वह आपके संदेशों को स्वीकार नहीं करता है, वह आपसे वाद विवाद करता है, आपके तर्कों के बीच में अपने कुतर्क रखता है। अर्थात वो क्या करेगा, अपनी बात को मनवाने के लिए आपकी बात सुनने से इनकार कर देगा। लेकिन यदि जो व्यक्ति विनम्र प्रकृति का होता है, सहज स्वभाव का होता है, उसकी मनोवृत्ति पर अधिक प्रभाव होता है, उसकी मनोवृत्ति बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे सिविल सेवक को बोलने से अपेक्षा सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अर्थात एक सिविल सेवक का गुण होता है कि उसे विनम्र रवैया अपनाना चाहिए बजाय आक्रामक रवैये का। जब आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, आपको लगेगा कि यह जो तर्कों के माध्यम से बात कह रहा है यह सही है, तो आपके मन में जो उसके प्रति नकारात्मक भाव थे वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव में परिवर्तित हो जाएंगे और मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात यदि आप सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रकृति कैसी है, आक्रामक है या विनम्र है। यदि विनम्र व्यक्ति होगा तो बहुत आसानी से आपकी बातों को मान जाएगा, लेकिन यदि आक्रामक व्यक्ति होगा तो आपको प्रयास कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। विवाद झगड़े तक भी, वाद विवाद इतना बढ़ सकता है कि झगड़े तक भी आ सकता है, इसलिए आपको प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत अधिक है तो आपके संदेश का उस पर जो प्रभाव है बहुत कम पड़ेगा, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। मतलब क्या है, मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की आप मनोवृत्ति में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया है, उस बाबा की बातों को स्वीकार कर लिया है, उसी के कमल पथों पर चल रहा है, उसने जो बोला वैसे ही मान रहा है। उसमें आत्मविश्वास इतना है कि मुझे यदि मोक्ष की प्राप्ति जो दिलाएगा, मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग बताएगा वो ये बाबा ही बताएगा। उसमें इतना ज्यादा आत्मविश्वास है कि वो किसी की बातें सुनना ही नहीं चाहता। यदि आप उस बाबा की कटाई करते हैं, आप कुतर्कों के माध्यम से कहते हैं कि बाबा सही नहीं है, ये तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा है, लेकिन उसे आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है कि जो बाबा ने कहा है वो सही कहा है, तो उस व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित आसानी से नहीं किया जा सकता है। श्रोता की बौद्धिक योग्यता, यौन भिन्नता, संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, उम्र आदि प्रबोधक संप्रेषण के लिए क्या होती हैं, बहुत ही प्रभावकारी होती हैं। अर्थात लक्षित व्यक्ति के अंतर्गत किस तरीके की बौद्धिक योग्यता है, इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बौद्धिक योग्यताएं बहुत अच्छी हैं तो वह व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा, आपके तर्कों को सुनेगा, स्वीकार करने लायक होंगे तो स्वीकार करेगा और नहीं होंगे तो उसके विपक्ष में अपने तर्क रखेगा। जब समाधान हो जाएगा, यदि उसको लगता है कि आपके द्वारा किया गया संप्रेषण सही है तो वह उसको स्वीकार कर लेगा, और यदि उसे लगता है कि नहीं आपके द्वारा किया गया संप्रेषण गलत है तो वह उसका विरोध करेगा। तो हमें बौद्धिक योग्यता का भी ध्यान रखना होता है। दूसरी की बात, यौन भिन्नता, व्यक्ति कैसा है, महिला है पुरुष है। यदि आप पुरुष हैं और महिलाओं की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए किसी विज्ञापन का सहारा लेते हैं या कोई बात कहते हैं तो आपकी बातों का इफेक्ट उतना कम पड़ेगा। यदि उसे कोई महिला समझाती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। अर्थात आपको यौन भिन्नता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की यदि मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वह किस तरीके से करेंगे और कौन करेगा, ताकि इनकी जो श्रोता है, जो लक्षित व्यक्ति है, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सके। संज्ञानात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं, वह क्या जानना चाह रहा है, उसे क्या जानने की आवश्यकता है,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम उसके ज्ञान की, उसके संज्ञान की आवश्यकताओं को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम जिस तरीके का संप्रेषण करेंगे उसका उसके दिमाग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और होता है उम्र भी आपको बहुत ध्यान रखनी होती है कि आप किसकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। यदि कम उम्र का व्यक्ति होगा तो वह अपनी बातों को उस तरीके से नहीं लेगा जिस तरीके से एक ज्यादा उम्र का समझदार व्यक्ति लेगा। तो क्लियर है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो श्रोता में या लक्षित व्यक्ति में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि संप्रेषण का परिवेश कैसा होना चाहिए, आखिर किस परिवेश में संप्रेषण किया जाए ताकि सामने वाले की मनोवृत्ति उतनी आसानी से परिवर्तित हो जाए। तो संप्रेषण की प्रभाविकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि संप्रेषण के समय व्यक्ति किस परिवेश या स्थान पर रह रहा है, अर्थात वह कहां पर है, किस परिवेश में है। क्या वह गरीब मोहल्ले में रहता है, क्या वह अच्छे मोहल्ले में रहता है, क्या वह गंदी बस्तियों में रहता है, क्या वह अच्छी बस्तियों में रहता है, क्या वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है, क्या वह कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है। अर्थात उसका परिवेश है कैसा, शिक्षा वाला है, अशिक्षा वाला है। तो यह भी बहुत निर्भर करता है उसके प्रति उसकी भावना या धारणा क्या है, वो क्या चाहता है, उसी परिवेश में रहना चाहता है या उसे परिवर्तित करना चाहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहा है, उसकी भावना झुग्गी झोपड़ी के प्रति सकारात्मक ही नहीं, जहां हम हैं वही हमारा स्वर्ग है, इसे हम मिटने नहीं देंगे। अब आप जाते हैं, आप अपने संप्रेषण के माध्यम से उसकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना चाहते हैं। आप बोलते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर एक आलीशान मॉल बनाना चाहते हैं, या इस जो झुग्गी झोपड़ी है इसको हम परिवर्तित कर कर एक अच्छी खासी बिल्डिंगों में परिवर्तित कर देंगे और उसमें आपको प्लाटिंग दे देंगे, प्लाट आपको वहां दे दिया जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति यदि उसी झुग्गी झोपड़ी को ही अपना स्वर्ग मानता है तो क्या वह आपकी मनोवृत्ति से या आपके संदेशों से अपनी मनोवृत्ति या अपने व्यवहार को परिवर्तित करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यदि वह झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वहां की उसने समस्याएं झेली हैं, वहां उसने किल्लत का सामना किया है, और आप वहां पर जाके उससे बोलते हैं कि आप इस झुग्गी झोपड़ियों से निकलो, इसकी जगह पे एक आलीशान मकान बनाइए, उसकी सहायता हम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का समर्थन कीजिए, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियां अच्छे मकानों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों से, आपके संप्रेषण से बहुत अधिक प्रभावित होगा और अपनी मनोवृत्ति को उतने ही शीघ्र क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। यदि संप्रेषण के समय परिवेश के साथ अनुकूल या सामंजस्य अनुभव किया जाता है तो संप्रेषण के प्रति रुचि बढ़ जाती है। इससे मनोवृत्ति परिवर्तित करने में सफलता अधिक मिलती है। समझ में आया? जैसे अभी मैंने जस्ट पहले उदाहरण दिया था। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, जो कि हमने पहला देखा था प्रारंभिक, अब दूसरा देखा था संज्ञानात्मक। कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होता क्या है? तो प्रेषक के मस्तिष्क में प्रबोधन संप्रेषण की प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है। कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से हो सकती है। एक व्यवस्थित साधन के द्वारा और एक होती है अनायास संसाधन के द्वारा या परिधि के द्वारा। व्यवस्थित साधन के द्वारा संसाधन क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उसमें जो बौद्धिक कौशल है वो बहुत अधिक है, तो उसे हम तर्कों के माध्यम से, एक व्यवस्थित परिधि के माध्यम से यदि उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो मनोवृत्ति बनी हुई है वो गलत है और आपकी मनोवृत्ति मेरे अनुसार सही होगी, मैं जो संदेश दे रहा हूं उसके अनुसार आप चलिए। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं अभी कोरोना वैक्सीन का। कोरोना वैक्सीन जैसे ही मार्केट में आई तो कोरोना वैक्सीन के प्रचार के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए संदेश कैसे दिए गए? आपको कोरोना के बारे में बताया गया, कोरोना की उत्पत्ति के विषय में बताया गया से इससे क्या क्या हानियां हो रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितना इफेक्टिव हो रहा है, विश्व लेवल पर क्या समस्याएं आ रही हैं। फिर बताया गया कि यह वैक्सीन आखिर बनाई कैसी गई है, एक व्यवस्थित क्रम चल रहा है, वैक्सीन कैसे बनाई गई है, उसमें उसी वायरस के मृत वायरस उपयोग में लाए गए हैं। उससे हो क्या रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो वगैरह डाली हुई है जिसमें कोरोना वायरस का चित्र बताया गया है। उसमें यह बताया कि किस तरीके से जो एंटीबॉडी बनती हैं वो उसके मुंह बंद कर देती हैं और ये एंटीबॉडी आपके शरीर की उस वायरस से रक्षा करती हैं। तो वही चीजें आपको एक प्रक्रिया दर प्रक्रिया समझाई जाती है जिससे एक बौद्धिक कौशल, अच्छे बौद्धिक कौशल वाला व्यक्ति क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है और उसके अनुसार अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर लेता है। अर्थात लोगों ने कोरोना जो वैक्सीन आई है, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो या कोई भी हो, कोविशील्ड हो या कोई भी हो, तो इन वैक्सीनों के प्रति क्या है, समर्थन प्राप्त किया, लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन किया और लोगों को प्रेरित भी किया कि आपको भी वैक्सीनेशन करना चाहिए। इसमें संदेश सामग्री पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बताया जाता है।
इसका प्रयोग उच्च श्रोता के लिए किया जाता है जिसकी बौद्धिक क्षमता बेहतर है और उसके पास विषय विशेष का ज्ञान और समझ भी है। यदि उसको विषय विशेष का ज्ञान है कि कोरोना वैक्सीन क्या है, कोरोना वायरस क्या है, उससे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे हमें नुकसान हो रहा है, यदि ये सारी चीजें आपको पता होती हैं तो मैं यदि कोरोना वैक्सीन मार्केट में लेके आता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि इन जो कमियां हैं, जो आपको दिक्कत हो रही हैं, इन सभी से निजात दिलाने वाली ये वैक्सीन है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर लेंगे और कोरोना जो वैक्सीन है उसके प्रति अपना सकारात्मक रवैया अपना लेंगे, अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक कर लेंगे। अनायास या परिधि मार्ग क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति मूर्ख है ना, मूर्ख है, वो आपकी बातों को सुनने ही नहीं चाह रहा है, तो उसको इतनी सारी आप प्रक्रिया बताओगे तो उसको तो कोई लेना ही नहीं है कि क्या कोरोना वायरस है, कैसे काम करता है, क्या हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे क्या किया जाता है, अचानक से उसको ऐसे बोला जाता है कि नहीं, तुमको सीधे बात जाके वैक्सीन लगवाना है, मतलब लगवाना है। अनायास संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। या परिधि मार्ग, बोले ये नहीं लगाओगे तो मर जाओगे, अर्थात उसको प्रक्रिया से मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिणाम से होता। बोले अरे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो मर जाएंगे, तो वैक्सीन लगवा लो। समझ रहे हो ना? इसका उपयोग सबसे ज्यादा बाबा महात्मा लोग करते हैं। बाबा महात्मा से मतलब क्या होता है, बाबा महात्मा लोग सामने वाले व्यक्ति जब वहां पर जाते हैं, भीड़ भाड़ में बैठे होते हैं, तो उनके सामने डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता दे देते हैं। बोल देते हैं यदि आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो आप मेरे पथ मार्ग पर चलिए, और इस पथ मार्ग का आप यदि अनुसरण करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो व्यक्ति क्या है, एकदम अभिभूत हो जाता है, लगता है कि नहीं यार यही महात्मा है जो हमें स्वर्ग प्राप्त कराएगा। उस व्यक्ति को नहीं पता कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है और स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग क्या होता है। बस उसकी बातों में आ जाता है और आगे चलने लगता है। तो ये दो माध्यम होते हैं, ये दृष्टिकोण होते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के, जिसमें व्यवस्थित संसाधन का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ अनायास या परिधि मार्ग का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं अनुपालन को। पिछले वीडियो में भी हम अनुपालन को समझ चुके हैं, जिसमें मैंने जो आपका मनोवृत्ति परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसमें बताया था कि अनुपालन क्या होता है। अनुपालन का मतलब होता है कि ऐसा व्यवहार जिसका मनोवृत्ति परिवर्तन, अनुनयात्मक संप्रेषण, अनुरूपता और परोपकार से घनिष्ठ संबंध होता है। किन किन से? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, जो आपका पर्सेप्टिव कम्युनिकेशन है, अनुनयात्मक संप्रेषण है, प्रबोधन संप्रेषण है, उससे अनुरूपता, परोपकार, इन सभी से घनिष्ठ संबंध होता है। इसे कृत्रिम या दिखावटी अनुरूपता या व्यवहार कहा जाता है। दिखावटी या कृत्रिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है या सामने वाला व्यक्ति आपकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए आप पर दबाव बनाता है, तो आप उसके अनुसार अपनी मनोवृत्ति तो परिवर्तित कर लेते हैं, आप अपना व्यवहार तो परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उससे सहमत नहीं होते हैं, उसे स्वीकृति नहीं देते हैं। अर्थात आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं वह कृत्रिम होता है, वह दिखावटी होता है। इसीलिए इसे कृत्रिम या दिखावटी अनुरूपता या व्यवहार परिवर्तन भी कहा जाता है। क्योंकि अनुपालन की दिशा में कोई व्यक्ति संप्रेषण के निर्देशों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन तो कर सकता है, परंतु आंतरिक स्तर पर असहमत रहता है, उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई करना। जब बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन माता पिता बोलते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे अफसर बनोगे। बच्चे को नहीं पता इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, अफसर क्या होता है, उसको तो खेलना पसंद है। लेकिन घर वाले जब दबाव बनाते हैं, उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वह डर के कारण पढ़ने तो बैठ जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से पढ़ाई को सहमति नहीं देता। तो ये जो दिखावटी जो व्यवहार उसका होता है, जो मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अनुपालन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने प्रबोधन संप्रेषण को समझने का प्रयास किया। यह समझने का प्रयास किया कि किसी व्यक्ति की यदि मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो पूर्वाग्रह होता है, जो व्यक्ति में धारणाएं बन जाती हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, नकारात्मक और सकारात्मक, उनका व्यक्ति के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से वह किस तरीके का विभेद करने लगता है, छुआछूत को बढ़ावा देने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में पूर्वाग्रह और विभेद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।